नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद विजुअल और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक पौधे को बाहर से देखने से और फिर जूम इन करते हुए सीधे उसकी माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर मशीनरी की गहराइयों तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, कैसे आखिर ये धूप जिसे हम छू भी नहीं सकते, उसे पकड़कर सचमुच उस भौतिक दुनिया को बनाने में लगा दिया जाता है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। ऊर्जा को जीवन के आधार में बदलने का ये आइडिया अपने आप में किसी जादू से कम नहीं है ना? अब इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले हमें इस पूरी प्रक्रिया की एक बुनियादी समझ होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस ये शब्द असल में दो हिस्सों से बना है, फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी एक साथ जोड़ना। मूल रूप से ये वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जो इस पूरी कहानी का आधार है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह दिखेगा। हम बड़े नजरिए यानी द बिग पिक्चर से शुरू करेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांकेंगे, लाइट और डार्क रिएक्शंस को समझेंगे, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे अल्टीमेट फूड चेन की। सेक्शन 1, द बिग पिक्चर। अपने जूम इन सफर की नींव रखने के लिए चलिए सबसे पहले हम उस मैक्रो लेवल को देखते हैं जो हमें आमतौर पर अपनी आंखों से दिखाई देता है। देखिए, ये सच में कितना दिलचस्प है कि कैसे सारे प्राकृतिक तत्व एक साथ काम कर रहे हैं। सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी, ये सब पौधे के अंदर जा रहे हैं और बदले में हमें मिल रही है जीवनदायिनी ऑक्सीजन और पौधे के लिए जरूरी शुगर्स। सब कुछ एकदम परफेक्ट तालमेल में। अब अगर हम इसी चीज को केमिकली देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के 6 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं लाइट की मौजूदगी में और बनाते हैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। ये एक तरह से उस पूरी प्रक्रिया का विजुअल एंकर है। सेक्शन 2, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं और सीधे एक पत्ती के अंदर जूम इन करते हैं। अगर हम पत्ती के इस क्रॉस सेक्शन पर गौर करें तो हम वर्चुअली इसके अंदर का सफर कर सकते हैं। उन छोटे छिद्रों यानी स्टोमेटा से होते हुए हम सीधा मेसोफिल सेल्स के अंदर पहुंचते हैं और यहीं पर, जी हां, यहीं पर मौजूद है वो खास मशीनरी जहां ये सारा जादू होता है। तो सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस इतनी जटिल प्रक्रिया के लिए एक डेडिकेटेड फैक्ट्री चाहिए होती है। इस फैक्ट्री को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इस डबल मेम्ब्रेन वाली फैक्ट्री का सबसे अहम हिस्सा है इसका हरे रंग का लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जिसे हम सब क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। अब अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स की तुलना करें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस दो बिल्कुल अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है। पहला जोन है ये सिक्कों के ढेर जैसा ग्रैना जहां लाइट रिएक्शंस होते हैं, और दूसरा है इसके आसपास का तरल पदार्थ जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, जहां डार्क रिएक्शंस चलते हैं। सेक्शन 3, लाइट रिएक्शंस। अब वक्त आ गया है इस लाइट डिपेंडेंट फेज की इस बेहद विजुअल और शानदार मशीनरी के अंदर पूरी तरह से डुबकी लगाने का। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की इस जटिल रास्ते को ध्यान से देखिए। अगर हम लाइट के एक सिंगल फोटॉन को ट्रैक करें तो वो सीधा आकर इन फोटो सिस्टम से टकराता है और जैसे ही ये टकराव होता है एक बहुत ही डायनामिक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन उस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझाता है। पहले क्लोरोफिल लाइट को पकड़ता है, उसकी वजह से पानी का मॉलिक्यूल टूटता है जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं और ऑक्सीजन बाहर आती है। और सबसे जरूरी बात, ये प्रक्रिया एटीपी और NADPH को चार्ज कर देती है, जो असल में सेल की रिचार्जेबल बैटरीज की तरह काम करते हैं। सेक्शन 4, डार्क रिएक्शंस। अब जब हमारी सेलुलर बैटरीज पूरी तरह से चार्ज हो चुकी हैं तो हम थाइलेकॉइड से बाहर निकलकर स्ट्रोमा की ओर बढ़ते हैं। इस साइक्लिकल डायग्राम को देखने पर यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उन चार्ज ATP और NADPH बैटरीज की एनर्जी का इस्तेमाल आखिर हो कैसे रहा है। यहां उस एनर्जी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिजिकल शुगर्स में फिक्स किया जा रहा है और मजेदार बात यह है कि इस हिस्से को सीधे धूप की जरूरत नहीं होती। ये टेबल इन दोनों फेजेस के बीच के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को बहुत ही आसानी से समझाती है। ये साफ साफ इनके इनपुट्स, आउटपुट्स और लोकेशंस को अलग करती है ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक तरफ लाइट रिएक्शंस हैं जो एनर्जी बनाते हैं और दूसरी तरफ डार्क रिएक्शंस हैं जो उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कितना परफेक्ट सिस्टम है ना? सेक्शन 5, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस। इस शानदार माइक्रोस्कोपिक मशीनरी को समझने के बाद आइए अब उन बाहरी चीजों पर नजर डालते हैं जो इस नाजुक सिस्टम पर असर डाल सकती हैं। जैसा कि यहां लिस्ट किया गया है, इस पूरे सिस्टम की असली एफिशिएंसी
इसके आसपास के माहौल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मतलब अगर पानी की कमी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो तो पत्तियों के पोर्स फिजिकली ब्लॉक हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है या रुक भी सकती है। सेक्शन 6 द अल्टीमेट फूड चेन। आखिर में हमें इस सेल्यूलर सफर को एक ग्लोबल स्केल पर वापस ले जाकर देखना होगा ताकि हम इसका असली इंपैक्ट समझ सकें। तो अब हम आते हैं इस आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर। अगर ये माइक्रोस्कोपिक मशीनरी अचानक से काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? ये हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी हर एक सांस और हमारे खाने का हर एक निवाला, ये सब इन्हीं शांत सोलर पावर्ड फैक्ट्रियों की देन है। इनके बिना जीवन बस मुमकिन ही नहीं है। खैर, उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा और कुछ नया नज़रिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत